को इमेजिन करो कि सपोज कीजिए एक वॉल है और इस वॉल के एक तरफ क्या चल रहा है, ओलंपिक और पैरालंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स खेले जाने वाला जो खेल होते हैं वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो देखो, हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 और 13 क्लियर कराया था और साथ के साथ में मैंने आप लोगों को कुछ डॉक्ट्रिन्स भी बताई थी कि आर्टिकल 12 से कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स रिलेट करती हैं और आर्टिकल 13 से कौन सी डॉक्ट्रिन रिलेट करती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 को। तो बेसिकली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से ही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके साथ में हमारे को कुछ राइट्स मिले थे। बेसिकली वो 7 राइट्स थे पहले, अब जाकर के वो 6 हो चुके हैं। तो वो जो 6 राइट्स हैं, तो आज की क्लास से हमारे वो 6 राइट्स स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, अगर मैं एक क्विक रिवीजन बताऊं कि कौन कौन से राइट्स थे, तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमें मिलता है राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है हमारे पास 19 से लेकर के 22 तक राइट टू फ्रीडम। फिर आता है 23-24, इसको बोला जाता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हमको पढ़ना होता है 25 से लेकर के 28 तक, जिसे बोला जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है 29 से लेकर के 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं इसमें। 31 जो था हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स था, जो कि हमारे को हटा दिया गया है और अब ये लीगल राइट हो चुका है अंडर आर्टिकल 300A के। ठीक, इसके बाद आता है 32, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो आज जो हमारा स्टार्ट होता है इसे कहा गया है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो अब राइट टू इक्वालिटी में हमने देखा, यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को 14 से 18 तक है। तो वो जो 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18, इन सारे राइट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल से। देखो, जैसे जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को आगे करके पढ़ेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका ये जो टॉपिक्स है उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा और इसमें बहुत सारी डिटेलिंग आती जाएंगी और चीजें और ज्यादा क्या हो जाएंगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप रेगुलर बने रहिए क्लासेस में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 14 क्या कहता है। देखो, आर्टिकल 14 कहता है states that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws within the territory of India। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के बारे में क्या लिखा गया है। अब आप इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा कि भाई क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई स्टेट को किस चीज के लिए डिनाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप ध्यान से समझेंगे ना, तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है कि स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को। देखो, एक और चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये लिखा गया है पर्सन। पर्सन मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, जब मैंने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों को बहुत क्लियरली चीजों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पर्सन लिखा है और कहाँ पर सिटीजन लिखा है। तो ये जो राइट है ये किसके लिए दिया गया है, पर्सन के लिए दिया गया है, एज अ ह्यूमन बीइंग के लिए दिया गया है। जो भी भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, उन सबके लिए आर्टिकल 14 प्रोवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किस चीज के लिए है, पर्सन के लिए है। और दूसरी चीज क्या कही गई है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, कानून का समान संरक्षण विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 2 चीजें प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीजें हमको आर्टिकल 14 में देखने के लिए मिलती हैं। अब ये दोनों टर्म क्या है, ये कोर कॉम्पोनेंट है आर्टिकल 14 के, तो इसको अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो अभी इसको और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, रिजेक्ट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। क्या कहने की कोशिश की गई है आर्टिकल 14 में कि भाई राज्य किसी भी व्यक्ति के प्रति कास्ट के बेसिस पर, उसकी रेस नस्ल के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, जन्म स्थान के बेसिस पर और उसके लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे 5 ग्राउंड्स की बात की गई है और किसके लिए, पर्सन्स के लिए। ठीक है, कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किन आधारों पर उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कास्ट नंबर 1, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ये 5 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य इसके अलावा किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे शिक्षा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि भाई जो अच्छे मतलब योग्य होते हैं, मेरिट्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको अच्छी पोस्ट, अच्छी आधार पर उनको क्या मिलती है, नौकरियां मिल सकती हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं, लेकिन इन आधारों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, अप्लाइज टू ऑल पर्सन नॉट जस्ट सिटीजन। अभी मैंने आप लोगों
लोगों को बताया कि ये किसके लिए है, सभी लोगों के लिए है जो भी भारत में रह रहे हैं, उन सभी के लिए है, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो यहाँ से एक और पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आप लोगों को जब फीचर्स बताए थे, फंडामेंटल राइट्स के फीचर बताए थे, ये कहा था कि यूनिवर्सल है, सारे राइट्स हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो पर्सन्स को भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 किसके लिए है, नॉट जस्ट सिटीजन बट ऑल पर्सन्स के लिए राइट है। ठीक है, इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इंक्लूड फॉरेनर्स, विदेशी लोग जो होते हैं, कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, एक व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाने वाला अधिकार नहीं है, बल्कि एज अ कॉर्पोरेशन, एक कंपनी, लीगल पर्सन, इन सब चीजों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या करता है, समता का अधिकार देता है, भाई भारत में सभी लोग क्या हैं, एक समान है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 14 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की, या इसको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं आर्टिकल 14 के। तो यहां पर देखो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है हमारे पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों के दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किए हैं। इक्वालिटी जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है, और ये जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल को इमेजिन करो कि सपोज कीजिए एक वॉल है, और इस वॉल के एक तरफ क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और यहाँ पर 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में तीनों की हाइट क्या है, अलग अलग है, सी सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को हेल्प करनी है कि ताकि ये मैच देख सके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि हमने तीनों को एक एक बॉक्स पकड़ा दिए, अब इन बॉक्स पर खड़े हो जाओ आप। ठीक है, तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी और इससे आप मैच देख सकोगे। लेकिन जब इन तीनों बॉक्सेस को अप्लाई किया गया तो देखा कि भाई सी तो जो है उसकी तो हाइट थोड़ी सी इंक्रीज होगी और वो मैच को अच्छी तरीके से देख पा रहा है, लेकिन बी की हाइट थोड़ी कम रह गई है और सी तो बिल्कुल भी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई यहाँ पर हमको एक जैसा काम नहीं करना पड़ेगा कि हमने तीनों को एक एक बॉक्स पकड़ा दिए, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, हमने जो भी हेल्प प्रोवाइड किया हम सबको एक जैसी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि जिसकी जैसी जरूरत होगी हम उसको वैसा हेल्प करेंगे। दैट मींस सी की ए की हाइट बहुत ज्यादा कम है तो हम उसको एक ना देकर के 2 बॉक्स देंगे जिससे उसकी हाइट और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। बी को भी हम 2 बॉक्स देंगे ताकि उसकी और इंक्रीज हो जाए, और ए का काम तो एक बॉक्स में ही चल रहा है तो हमने उसको एक ही बॉक्स पकड़ा दिया जिससे उसकी हेल्प हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने कौन है, किसकी कैसी जरूरत है, हमने तो कानून बना दिया है और वो कानून सबके लिए इक्वल ही है, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि भाई जिसकी जैसी जरूरत होगी हम उसको वैसा ही काम या वैसी ही चीजें हेल्प करेंगे, या जिसकी जैसी जरूरत होगी हम उसको वैसा ही लॉ बना के देंगे या उसकी उसी तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो इसको और डिटेल से समझने के लिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि जैसे देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देख ही नहीं रहा है कि किसकी कैसी जरूरत है, ये तो बस कानून बना दिया आपने, अब वो किसको किस तरीके से हिट कर रहा है, किसको किस तरीके से टारगेट कर रहा है, कुछ बेनिफिट्स पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर इसका मतलब है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स लगाया जाता है ना, जो भी हमारी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स वगैरह होता है ना, तो इनकम टैक्स क्या है, हर नागरिक पर लगता है, एक जैसा लगता है। अगर सपोज कीजिए एक जैसा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबके ऊपर एक ही टैक्स स्लैब लगा दिया जाए, चाहे वो 1 लाख कमाए चाहे वो 50 लाख कमाए, सबके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए, तो ये क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के समान सब बराबर हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं है ना, होता क्या है कि भाई जिसकी जैसी इनकम होती है उसको उसी तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है। दैट मींस यहां पर क्या हो जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, विशेष अधिकारों की यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर विशेष अधिकारों की एब्सेंस होती है, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर जनरली समझा जाए तो ये अच्छा है कि विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा समाज है और इस समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, एज को लेकर के कह लीजिए, चाहे वो आप जेंडर को लेकर के कह लीजिए। अगर देखो कानून है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, अब मर्डर करने पर सजा एक जैसी होनी चाहिए ना, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा ना कि मर्डर करने वाला क्या है, किस एज का है, कैसी मानसिक स्थिति से होकर गुजर रहा है, ये सारी चीजें भी तो जब न्याय प्रोवाइड किया जाता है, जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है कि कहीं वो मर्डर करने वाला व्यक्ति जो है 18 साल से कम उम्र का तो नहीं है, तो फिर उसको उसी तरीके से हैंडल किया जाता है जैसे, तो उसके लिए उसी तरीके से जुवेनाइल बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक, अगर वो 18 साल से ज्यादा का है लेकिन फिर भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकलांग है,
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ में है, ठीक है, तो वो सब चीजें भी जस्टिस प्रोवाइड करते समय देखी जाती है। दैट मीन्स हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ को एकदम आंख बंद करके नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमने इसमें साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी शामिल किया है, जो क्या कहता है कि भाई ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जिसकी जैसी जरूरत होगी उसको वैसी ही चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो चलो, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो क्या करता है, रिक्वायर्स द स्टेट टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, जो एक जैसे है ना उनको एक जैसे ट्रीट करो, ठीक है, और जो उनसे भिन्न है, अनइक्वल है, उसको अलग तरीके से आपको ट्रीट करना होगा। इसका सबसे बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओलंपिक और पैरालंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स खेले जाने वाला जो खेल होते हैं वो जो प्रॉपरली आपके क्या होते हैं, स्वस्थ इंसान होते हैं, उनके बीच में खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। और जो पैरालंपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, चाहे उनका एक हाथ नहीं होता है, एक पैर नहीं है, या हो सकता है दोनों पैर नहीं है, या फिर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके की उनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है। तो वो जो गेम होता है वो तो पैरालंपिक्स क्या होती है, इसी तरीके का खेला जाने वाला खेल होता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई खेल जो होता है ना, या खेल के जो बुनियादी नियम होते हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, और मतलब लाइक एक स्वस्थ पर्सन को आप एक डिसेबल पर्सन के साथ में खिलाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ये क्या इंसाफ होगा? चाहे भले ही आप दोनों के लिए एक जैसे नियम बना रहे हो, तो यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कह सकते हैं आप इक्वल लोगों के साथ में इक्वल तरीके के नियम होने चाहिए, और अनइक्वल के साथ में अनइक्वल तरीके का नियम होने चाहिए। तो इसी बेसिस पर क्या है, आपके ओलंपिक और पैरालंपिक एकदम अलग अलग श्रेणी के खेल होते हैं। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये हमने लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको फॉलो किया है। क्लियर हुआ, समझ में आया? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्विक रिवीजन बता देती हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या आप लोगों को कराया है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया कि आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर हमने राइट टू इक्वालिटी में से कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भाई स्टेट किसी भी बेसिस पर पर्संस को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और वो कौन से बेसिस थे, जैसे कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, ठीक है। और इनमें दो कोर कॉन्सेप्ट्स इसमें बताए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पर आप डिटेल से समझेंगे ना तो आप लोगों को आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एक इतना फेवरेट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। मेरा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो मेंस हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे वो आप ये कह सकते हैं एस्से राइटिंग में भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने पढ़ा कि भाई जो ये आर्टिकल 14 है वो ऑल पर्संस के लिए अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ सोर्सेस सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स हो, कॉर्पोरेशंस हो, लीगल पर्संस हो, ठीक है, एंटिटीज हो, इन सब चीजों के लिए आपका आर्टिकल 14 अधिकार प्रोवाइड करता है। क्लियर है? फिर कोर कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़े, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने पढ़ा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस की बात करता है, विशेष अधिकार नहीं होंगे, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये सामने जो एक्चुअल कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देता है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्चुअल कंडीशन को फॉलो करता है कि भाई किसकी जैसी जरूरत होगी उसको वैसा ही काम किया जाएगा, या उसको उसी तरीके से अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे, या उसके लिए उसी तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिश लीगल सिस्टम से फॉलो किया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है। साथ के साथ देखो, मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ कि देखो, जब भी मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, प्रीएम्बल वगैरह पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था ना कि भाई जो हमारा संविधान है वो बैग ऑफ बोरोविंग कहलाता है, ठीक है। बैग ऑफ बोरोविंग इसलिए कि भाई दुनिया भर के अलग अलग संविधानों से हमने अलग अलग चीजें ली हैं, कुछ तो इसे कार्बन कॉपी कहते हैं, लेकिन देखो आपको समझ में आ रहा है, हमने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग अच्छी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट किया है। कानून भी हमारे देश में सबसे सर्वोपरि है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन साथ में वो रूल कैसा होगा, किसके लिए किस तरीके से बनाया जाएगा, वो भी चीज इसमें शामिल की गई है। तो दैट मीन्स इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है, ठीक है। और आज तक इसीलिए इतने मतलब आजादी के और संविधान लागू होने के बाद आज तक इसीलिए इंप्लीमेंटेड है क्योंकि इसमें बहुत यूनिक चीजें शामिल की गई हैं, ठीक है। आगे चल के हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस तरीके से हम लोग और प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।